नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की। बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है क्योंकि हम थोड़ी बीमार थे, जिस कारण से हम आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में हम आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। और एक बात याद रखिए, आज एक ऐसा दिन है, आज नवदुर्गा का प्रथम दिन है और आज से ही अपने जीवन का अगर आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन में बदलाव कर दीजिए। जो चीज़ आप करते हैं, नहीं करते हैं, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो मैं मुकुल परिहार 2 टाइम यूपीएससी सीडीएस रिटर्न क्वालिफाइंग टीचर बात करता हूँ आप लोगों चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो तंजानिया देश कहाँ पर है, आपसे पूछा भी जा सकता है, तो अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः सीख उठती है। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर हम सीधा सीधा अगर आपको बताना चाहें तो तंजानिया और अफ्रीका ऐसे देश कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पानी की बहुत मात्रा में कमी देखने को मिलती है। वहाँ पर लोगों को पानी देखने को नहीं मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग पानी लेने जाते हैं और वहाँ पर जानवरों की पेशाब से वो लोग वहाँ पे मुँह धोते हैं। उससे माने आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय होगी वहाँ की, तो आप सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप कहाँ पर देखने को जाएँ, न्यूजीलैंड में जाएंगे तो न्यूजीलैंड में आपको भेड़ पालन प्रदेश देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी है, पर्याप्त मात्रा में घास के मैदान है, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि माम्बा जो कि तंजानिया में अफ्रीका में है और न्यूजीलैंड में पीटर जो है, विश्व के 2 अलग अलग स्थान हैं और अलग अलग ही वहाँ पर देखने को मिलेगा। एक जगह पानी की इतनी कमी है कि पानी देखने को नहीं मिल रहा है और एक जगह पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो जल है, वो सभी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो बात करेंगे हम भूमि की। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भागों में आवास योग्य नहीं है। आप सोचेंगे कि जहाँ पर भूमि है वहाँ पर आवास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर पहाड़ है, रेगिस्तान है, वहाँ पर आप आवास नहीं कर सकते हैं। कुछ निश्चित और एक अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में ही आप आवास कर सकते हैं। इसके अलावा उबड़ खाबड़ स्थलाकृतिक पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्रों में आप क्या नहीं कर सकते हैं, आवास नहीं कर सकते हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे घनी आबादी वाला मैदान आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप याद करने वाली बात यही है कि लगभग क्षेत्रफल जो है 30% भाग में भूमि देखने को मिलती है, लेकिन सभी जगह आप रह नहीं सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं? जहाँ पर आपको मैदानी, उर्वर मैदानी और नदी घाटी क्षेत्रों में ही रह सकते हैं, क्योंकि आपको जीवन यापन करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है और पानी आपको केवल नदी घाटी और उर्वर मैदानी क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। अगर उपयोग की बात करें तो आप लोगों को तो जानकारी होगी ही कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कृषि के लिए किया जाता है, वानिकी के लिए किया जाता है, खनन के लिए किया जाता है, सड़कों के लिए किया जाता है, उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है और साधारणतः इसे ही भूमि का उपयोग कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं आराम से कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ कैसे वन क्षेत्र हैं। ब्राज़ील में कितना है, कनाडा में कितना है, चीन में कितना है, विश्व में कितने क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिया में फसल भूमि 6 प्रकार की, चारागाह 56 है, वन 14 देखने को मिलेंगे, अन्य आपको 24% देखने को मिल जाएगा। ये वहाँ का प्रतिशत दिया गया है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 57% जो भूमि है फसल के लिए है, 4% भूमि चारागाह के लिए है, 22% वन क्षेत्र के लिए और 17% भूमि अन्य क्षेत्र के लिए आप देखने को मिल जाएगी। या अन्य क्षेत्र मतलब अन्य उपयोग के लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा भूमि का उपयोग आपको मालूम है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतिक, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता के माध्यम से आप भूमि का उपयोग करते हैं। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या, प्रौद्योगिकी का उपयोग, भूमि उपयोग प्रतिरूप के रूप में आप निर्धारित कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि जो है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है और जबकि सामुदायिक भूमि जो समुदाय के स्वामित्व में होती है।
जैसे कि निजी भूमि आपने देखी होगी कि ये गवर्नमेंट जो लैंड होती है उस इलाके में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वही प्राइवेट लैंड है तो उसको आपको उसकी अनुमति लेनी होती है, उसकी जो ऑनर होते हैं उससे आपको अनुमति लेनी होती है। चारा, फलों, नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना भी आप लोग भूमि का उपयोग देख सकते हैं। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जैसे कि जहाँ वृक्ष लगे होते हैं, वन होता है, वो एक सामुदायिक भूमि आप कह सकते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता उतनी ही बनी रहती है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों का दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण की प्रमुख खतरा बनते जा रहे हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा आपको आंसर राइटिंग का यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। आप लिख सकते हैं, बस कुछ आपको पॉइंट और कंटेंट जो है मटेरियल डालना होगा और कुछ यहाँ पे नहीं डालना की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर हम बात करें भूमि संसाधन के संरक्षण की कि आप भूमि को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो आपको मालूम है कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। आपने भी देखा होगा कि जहाँ पर पहले कृषि होती थी, आज वहाँ पे प्लाटिंग कर दी गई है और उस भूमि को क्या किया जा रहा है, वहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचरण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त और प्रयुक्त माने जाएंगे। ये आप याद रख सकते हैं। क्या वनों को लगाना है, भूमि उद्धार करना है, रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग पर रोक लगाना है, उर्वरकों के विनियमित उपयोग पर भी रोक लगाने हैं। और अतिचारण मतलब होता है बहुत जो जानवर होते हैं उनकी अत्यधिक चारण पर भी रोक लगानी है। इसके अलावा अगर भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। आपने देखा होगा कभी कभी उत्तराखंड वाले, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में भूस्खलन आपको सुनाई देता होगा, न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों में आवास विध्वंस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित भूभाग जो होता है वो बहता है या फिर गिरता है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के पूरे आवास मतलब जो मकान घर बने होते हैं उन सबको तोड़ देता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय भी है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन भूस्खलन हिमाचल प्रदेश की, अगर एक यहाँ पे ये है कि एक अध्ययन किया गया कि देखिए कैसे भूस्खलन कहाँ पर देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव से बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यहाँ पर ये एक कहानी टाइप में है, जो पुरानी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में बात करी गई है कि जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकांग पीओ के निकट पंजी नामक कोई गाँव है, वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर हिस्सा भूस्खलन के कारण ढह गया और नष्ट हो गया। अब आप इमेजिन करो कि अगर कोई सड़क का 200 मीटर का हिस्सा ही गायब हो जाए तो फिर वहाँ से वाहन कैसे गुजरेंगे। इसके अलावा न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है, तो वैज्ञानिक प्राविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्राविधियाँ निम्न हैं, जैसे कि भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना, उससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना और इस प्रकार के क्षेत्रों को आवास के लिए छोड़ा जा सकता है। यानी कि जहाँ जहाँ पर भूस्खलन से नुकसान होने वाला है उस क्षेत्र में आवास नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आवास बनाएंगे तो भूस्खलन होगा तो वो आवास नष्ट हो जाएंगे। और निश्चित क्षेत्र में आवास पर रोक लगा देना कि हाँ भाई, अगर आप ऐसा भी पूछा जा सकता है कलेक्टर अगर आप बनते हैं उस क्षेत्र के, और अगर भूस्खलन रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर अगर आपको उस क्षेत्र का बनाया जाता है
और भूस्खलन यदि आने की संभावना है तो आप उसको कैसे रोकेंगे? तो आप ये वहाँ पे लिख सकते हैं कि हम उस क्षेत्र को आवास बनाने के लिए छोड़ सकते हैं, जहाँ पर क्या आवास नहीं बनाएंगे जहाँ पर भूस्खलन आने की संभावना होती है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण, नहीं जानते होंगे प्रतिधारी दीवार, जहाँ पर पहाड़ होता है वहाँ पर एक बहुत मोटी कंक्रीट की दीवार बना देना, जिससे कि भूस्खलन के प्रभाव को रोका जा सके। भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण की वृद्धि है। यानी जो वनस्पति जानते होंगे, पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण कर देने से भी क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पर भूस्खलन रुक जाएगा। सतही अपवाह और झरना प्रवाह के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये उपाय आप लिख सकते हैं अगर आए एग्जाम में कि भूस्खलन क्या है, इसको रोकने के उपाय, और अगर आप उस ज़िले के डीएम हैं, अगर आप उस ज़िले के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो आप उसको किस प्रकार रोकनेंगे या फिर उसको रोकने के उपाय बताइए, लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे ऊपर आपको ह्यूमस एवं वनस्पति के ऊपर का भाग, नीचे वाले भाग में आपको बालू गात किले के साथ उपमृदा, तीसरे नंबर पर अपक्षय चट्टानी मृदा, और चौथा है जनक चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मृदा, तो आपने मालूम ही होगा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाता है। यानी कि अगर कोई मृदा है तो उस मृदा में पूरे पोषक तत्व यदि होते हैं तो वहाँ पर फसल और जो उपजाऊपन है उसका बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा मृदा आप ऐसा इमेज पूरा का पूरा आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग की कॉपी में बना सकते हैं। मृदा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेद का मोटाई को निश्चित करता है। मृदा वनस्पति जगत और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती हैं। मृदा उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मृदा जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ये आप लिख सकते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक आपको बता दिए गए हैं। यानी मृदा निर्माण को प्रभावित समझ रहे हैं ना, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से मृदा का निर्माण नहीं हो सकता है। मृदा निर्माण में मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृतिक जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि कहीं पर हमेशा पानी गिरता रहता है तो वहाँ पर मृदा का निर्माण नहीं हो सकता है। कहीं पर हमेशा हवा चलती रहती तो वहाँ पर मृदा का निर्माण नहीं हो सकता है। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं और विभिन्न प्रकार की ये तुम्हारा ये वहाँ पे उसमें वो कहा गया है कि आप हर एक प्रकार की मृदा की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए। ये तुम लोग करते रहना। लेकिन भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मृदाएं आपको देखने को मिलेंगी जिनको हम आपको डीपली पढ़ाएंगे। इसके अलावा मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कि मृदा का हम संरक्षण कैसे करेंगे। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, मरुस्थल और बाढ़ आपको देखने को मिल जाएगी। मृदा संरक्षण की विधियाँ तो सबसे पहले मल्च बनाना यानी पौधों को लगाना, वेदिका फार्म लगाना, समोच्च रेखाई जुताई यानी एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जो जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं बनाना, रक्षक मेखलाएं आप लोग नहीं जानते हैं, असम वाले प्रदेश में ये बनाई जाती हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। चट्टान बांध बनाना, देखो ये पूरे के पूरे आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ क्या हैं। तो मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म बनाना, समोच्च रेखीय जुताई बनाना, रक्षक मेखलाएं बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाना, चट्टान बांध बनाना।
यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकने, बीज की फसल उगाना और वर्षा दोहन से मृदा सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय के लिए भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। ये चट्टान बांध कहा जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, समुच्च रेखीय जुताई ये कहलाती है। वेदी का फॉर्म ये असम वाले इलाके में होता है। रक्षक मेखलाएं, पेड़ लगा दिए जाते हैं मेड़ पर, ये रक्षक मेखलाएं कहलाती हैं। जल सुने होंगे, नाम नहीं सुना है जानते होंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ही केवल जल पाया जाता है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहा जाता है। उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों जंतुओं से मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, माने नमक वाला है, मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। आलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% आलवण जल उपलब्ध है, वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों, पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए आलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी न घटाया जा सकता है। उसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और बाह्य की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। आपने क्लास 7th में मैंने आपको एक इमेजिन डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि वर्षा जल चक्रण किस प्रकार का होता है, किस प्रकार समुद्र से वर्षा का जल ऊष्मा के द्वारा वाष्पीकृत होता है, किस प्रकार वो बादलों में संघनित होता है, फिर बादल किस प्रकार हमारी पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, फिर किस प्रकार वो पानी या वर्षा करते हैं। ये हमने आपको बताया था। आप जाइएगा पुराने वीडियो में देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। इसके अलावा जल की उपलब्धता की समस्याएं तो आपको मालूम है, मैंने अभी बताया कि अफ्रीका और पश्चिमी एशिया और भारत की ही अगर बात कर लें, भारत में ही आप अगर दूसरे देशों में ना जाएं तो भारत के राजस्थान में ही आपको देखने को मिल जाएगा कितनी कम मात्रा में पानी देखने को मिलता है। और भारत ही नहीं, मध्य प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कुछ पश्चिमी ज़िले हैं, वहाँ पर पानी के लिए लगभग लोगों को 30-30, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे अगर क्षेत्र की बात करें, जैसे कि यूपी की बात करें, यूपी में गंगा नदी है जो हमेशा 12मासी नदी है, वहाँ पे हमेशा पानी की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो क्षेत्र गंगा नदी के किनारे है वहाँ पर हमेशा पानी बहता रहता है। खैर इस साल भी वहाँ पर गंगा नदी का स्तर बहुत निचले पायदान पर पहुँच चुका था गर्मियों के दिनों में। इसके अलावा जल संसाधन के संरक्षण की बात करें तो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गया है। इससे क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित और आंशिक रूप से शोधित वहत मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल में प्रमुख संदूषक है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव का उपयुक्त विधि से शोधित करके जल उपयुक्त, ये सब आप लिख सकते हैं। जो आपने देखा है, आप लोग समझते हैं, इतने बड़े हो गए हैं, पढ़ाई आप लोगों ने ज़रूर की है, उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जल संसाधन का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की, तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, आप लोगों को मालूम है। प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा प्रदान करते हैं। रक्षक मेखलाएं बनाते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल
लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, ये सारी चीज़ें जो हमें वृक्षों से प्रदान या वनों से प्राप्त होती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा जैव मंडल में आपको मालूम है जीवित प्राणी भी आते हैं जिनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। फूलों के परागण से मदद से वो शहद बनाती हैं। ये सारी चीज़ें आप प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन में लिख सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण आपको मालूम है बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में आपको बहुत ऊंचाई वाले पेड़ देखने को मिलेंगे और नीचे झुके हुए उनके पत्ते देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंडा। भारी वर्षा वन वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जैसे आर्द्रता कम होती है। क्या इस प्रकार प्रचुर जल वाले क्षेत्रों में ही प्रचुर मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। जहाँ पर पेड़ों को पानी की कमी नहीं होगी वहाँ पर हमेशा वनस्पति की कमी नहीं हो सकती है। इसके अलावा वनों को उनकी पत्तियाँ, आपको मैंने ये भी पढ़ाया है क्लास 6 में कि वन कितने प्रकार के होते हैं। सदाहारी, जो सदाहरित वन होते हैं, सदाहरित और अलग पर्णपाती वन अलग होते हैं, और उष्णकटिबंधीय अलग होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन अलग होते हैं। इन सारे वनों को मैंने आपको पढ़ाया है। अब सदाहरित वन, सदा पर्णपाती वन कौन से होते हैं? जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है और जिससे कि वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है, जिससे कि वो साल भर हरे भरे बने रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शीतोष्ण पर्णपाती वन की, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या करते हैं? साल में एक बार अपने पूरे के पूरे पत्तों को गिरा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर साल में कुछ निश्चित समय में ही वर्षा होती है और एक निश्चित समय में आपने सुना होगा पतझड़ का मौसम जब होता है तो अपने भारत के बहुत सारे पेड़ क्या हो जाते हैं? पेड़ अपनी पत्तियाँ छोड़ देते हैं। ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण की अगर बात करें तो आप लिखेंगे वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही परितंत्र को अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावा नल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है और इससे कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनकी संरक्षण की जागरूकता की ज़रूरत है। और अभी वर्तमान में यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ने क्वेश्चन पूछा था लुप्त पाए प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में, तो आप इस जो कंटेंट को लिख सकते थे और आपको नंबर भी बाकायदा मिलते। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय और हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए रख जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपनी क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना, स्कूल के बच्चों के पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। ये बात यहाँ पर बात कही गई है। बहुत से देश पक्षियों, पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग, मोर का मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है
इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों के संरक्षण में प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को और कौन सी क्लास स्टार्ट करानी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी पढ़ाई, परिवार, सेहत का ध्यान रखिए। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं और इसका क्वेश्चन हम आपको आपकी यूपीएससी ऑफिशियल जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और चाहे हमारा माय डियर स्टूडेंट ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम आपको इसका क्वेश्चन और पीडीएफ भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। आप सभी का क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए, परिवार, सेहत का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू। गुड नाइट।